दोस्तों, सद्दाम हुसैन, ये नाम दुनिया ने डर के साथ भी सुना और इज्जत के साथ भी। कोई उन्हें शेर कहता है तो कोई जालिम। किसी के लिए वो अपनी कौम का रखवाला थे तो किसी के लिए एक ऐसा हुक्मरान जिसने सख्ती की हदें पार कर दी। यानी एक ही इंसान, दो बिल्कुल अलग तस्वीरें। सवाल ये नहीं कि दुनिया ने उनके बारे में क्या कहा, सवाल ये है कि असलियत क्या थी। आज हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, हम उनकी पूरी जिंदगी का सफर समझेंगे। वो लड़का जो एक छोटे से गांव से उठा, कैसे इराक की कुर्सी तक पहुंचा, किस तरह मुल्क को ऊपर भी ले गया और फिर एक गलती ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। और आखिर में वो पल भी देखेंगे जिस दिन अमेरिका ने उन्हें फांसी दी। सद्दाम हुसैन की कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, एक मुल्क की तकदीर की कहानी है। सद्दाम हुसैन की पैदाइश 28 अप्रैल 1937 को इराक के तिकरीत नाम के गांव में हुई। तिकरीत उस वक्त बहुत गरीब इलाका था। मिट्टी के घर, कम स्कूल, कम काम और लोगों की जिंदगी सख्त थी। सबसे बड़ा सदमा यह था कि सद्दाम के वालिद उनके पैदा होने से पहले ही दुनिया से चले गए। यानी एक बच्चे ने बाप का चेहरा कभी देखा ही नहीं और कुछ ही महीनों बाद उनका बड़ा भाई भी गुजर गया। सोचिए, एक घर में एक साथ दो मौतें। मां सदमे में चली गई, घर में चुप्पी, दर्द और उदासी। सद्दाम का बचपन खुशियों वाला नहीं था, ना बाप का सहारा, ना घर में वो माहौल जो एक बच्चे को भरोसा देता है। और जब इंसान बचपन में अकेला रहता है तो अंदर एक कड़वाहट, एक जिद और एक आग पैदा हो जाती है। बाद में उनकी मां ने दूसरी शादी कर ली, पर यह शादी भी सद्दाम के लिए आसानी नहीं ला पाई। सौतेले बाप से रिश्ता कभी अच्छा नहीं रहा। मारपीट, गुस्सा और नफरत का माहौल बन गया। कई किताबों और रिसर्च में लिखा है कि सद्दाम बचपन से ही अकेले रहना पसंद करते थे। बहुत कम बोला करते थे, ज्यादा सोचते थे। उनके अंदर एक किस्म का डर भी था और एक किस्म का जज्बा भी। कभी ऐसा होता है ना कि तकलीफ इंसान को तोड़ भी देती है और बनाती भी है। सद्दाम टूटे नहीं, वो अंदर से और सख्त और मजबूत हो गए। अपनी जवानी में सद्दाम हुसैन ने फैसला किया कि उन्हें पढ़ाई करनी है और कुछ बनना है। वो बगदाद चले गए, पर यहाँ भी राह आसान नहीं थी। किराया, खाना, पढ़ाई, सब कुछ अपने दम पर चलाना पड़ता था। मगर एक बात थी, मेहनत और हौसला। बगदाद पहुंचकर सद्दाम ने देखा कि मुल्क के हालात कैसे हैं। इराक बाहर से आजाद दिखता था, पर असल में वहां असर ब्रिटिश सरकार का था। शाही परिवार हुकूमत कर रहा था, लेकिन उनके फैसलों पर लंदन का साया होता था। इराकी जनता ये सब देख रही थी। लोग बोलते थे, नाम हमारा है, हुकूमत उनका। यही से सद्दाम के अंदर सियासत का शोला जागा। उस दौर में इराक में आज़ादी का माहौल, नारा और जज्बा चल रहा था। लोग चाहते थे कि मुल्क सच में आज़ाद हो, तेल पर इराकियों का हक हो और कोई बाहर का मुल्क हमें कंट्रोल ना करे। सद्दाम इस मूवमेंट में जुड़ गए। रैलियों में हिस्सा, नारे और फिर धीरे धीरे असल सियासी संगठनों में एंट्री ले ली। उन्होंने बाथ पार्टी ज्वाइन की, जो अरब एकता, ताकत और आज़ादी की बात करती थी। यहाँ उनकी मुलाकात अहमद हसन अल बकर से हुई, वही शख्स जो बाद में इराक के राष्ट्रपति बने। बाथ पार्टी ने तख्ता पलट किया और हुकूमत अपने हाथ में ले ली। अल बकर राष्ट्रपति बने और सद्दाम धीरे धीरे सबसे ताकतवर शख्स बनते गए। तकनीकी तौर पर वो नंबर 2 थे, मगर असल फैसले, असल ताकत, असल कंट्रोल सद्दाम हुसैन के पास में ही था। उन्हें पता था ताकत कैसे पकड़ी जाती है और दुश्मन कैसे हटाए जाते हैं। ये वो दौर था जब उन्होंने धीरे धीरे हुकूमत की कमान अपने हाथ में ले ली। अब यहाँ एक सच भी बताना जरूरी है, सद्दाम सिर्फ सख्त नहीं थे, वो डेवलपमेंट भी करना चाहते थे। स्कूल बने, कॉलेज खुले, सड़कें बनी, हेल्थ सिस्टम बेहतर हुआ, गरीबों के लिए स्कीमें आई। इसीलिए आज भी बहुत से बुजुर्ग इराकी कहते हैं, सद्दाम के दौर में पेट भर कर खाना मिलता था, मुल्क सुरक्षित था। लेकिन दूसरी तरफ हकीकत ये भी है कि विरोधी आवाजें दबाई गई, कई लोग गायब हो गए, बंद कमरे में राजनीति चलती थी।
यानी तरक्की भी थी, डर भी था। सवाल ये नहीं कि सद्दाम अच्छे थे या बुरे, सवाल ये है कि एक इंसान कैसा बन जाता है जब बचपन में प्यार नहीं मिलता, जिंदगी में सिर्फ जंग और टकराव मिलता है और सत्ता हाथ में आ जाती है। कुछ लोग कहते हैं वो जरूरी सख्ती लाया इसीलिए इराक मजबूत हुआ। कुछ लोग कहते हैं वो बहुत सख्त था इसीलिए इराक टूटा। सच्चाई इनके बीच कहीं खड़ी है। बाथ पार्टी के आने के बाद मुल्क की तस्वीर बदलने लगी। अहमद हसन अल बकर राष्ट्रपति थे, लेकिन असल में ताकत सद्दाम के हाथ में इकट्ठी हो रही थी। सियासत में वो शख्सियत थी जो सिर्फ भाषण नहीं देती थी बल्कि काम करवाती थी। उनकी सोच थी मुल्क को मजबूत बनाना है और इसके लिए सिस्टम कड़ा होना चाहिए, और कुछ लोग इस सोच को पसंद भी करते थे। 1970 में इराक ने तरक्की का ऐसा सफर देखा जो पूरे अरब में चर्चा का विषय बन गया। तेल का पैसा बाहर वालों के हाथ में नहीं था, सरकार ने कंट्रोल ले लिया था। इस पैसे का इस्तेमाल मुल्क में हुआ। नई सड़कें बनी, पानी और बिजली की बेहतरी हुई, यूनिवर्सिटीज और कॉलेज बने, सरकारी अस्पताल बने, स्कूलों में बच्चियों की पढ़ाई पर जोर दिया गया, किसानों के लिए मदद भेजी गई। ये वो वक्त था जब इराक को अरब का उभरता तारा कहा जाने लगा। लोगों को रोजगार मिल रहा था, बगदाद आधुनिक शहर बन रहा था और इराक की आर्मी भी तेजी से मजबूत हो रही थी। कई बुजुर्ग कहते हैं हमने उस दौर में रोटी, इज्जत और सुरक्षा तीनों देखी, लेकिन जहां ताकत होती है वहां शक भी बढ़ता है। सद्दाम किसी को मौका नहीं देना चाहते थे कि उनके खिलाफ कोई खड़ा हो सके, इसीलिए वो अपने चारों तरफ ऐसे लोग रख रखे थे जिन पर भरोसा किया जा सके, और जिन पर शक हो उन्हें किनारे किया जा रहा था। अब यहाँ पर असली सवाल आता है, क्या मुल्क सिर्फ तरक्की से चलता है या इंसाफ और बोलने की आज़ादी भी ज़रूरी है? सद्दाम को लगता था कि मुल्क चलाने के लिए सख्ती ज़रूरी है। वो समझते थे कि अगर अपोजिशन को खुली छूट दी गई तो बाहरी ताकतें उसका फ़ायदा उठाएंगी। कुछ लोग कहते हैं कि उस दौर में खामोशी डर की वजह से थी, और कुछ कहते हैं कि सख्ती ने इराक को कंट्रोल में रखा। यानी तस्वीर दो तरफ थी, सुकून भी था, खामोशी भी थी, ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही थी। फिर आया वो साल जिसने सब बदल दिया। 1979 में अल बकर बीमार हुए और पद को छोड़ दिया। अब सद्दाम आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति बन गए। जैसे ही उन्होंने कुर्सी संभाली, उन्होंने फौरन साफ किया कि अब मुल्क में ढील नहीं चलेगी, सुरक्षा और सिस्टम उनके हिसाब से चलना होगा। अब इराक सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक मजबूत अरब ताकत बन गया था। बाहर के मुल्कों में भी सद्दाम का नाम चर्चा में आने लगा। कुछ लोग उन्हें नासिर जैसा नेता कहते थे, कुछ कहते थे वो अरब दुनिया को एकजुट करना चाहते हैं, लेकिन ताकत के साथ साथ हालात भी सख्त होते जा रहे थे। उसी साल ईरान में इनकलाब हुआ, सत्ता बदली और नया निज़ाम आया। ईरान और इराक दोनों अपने आप को इस्लामी दुनिया का लीडर समझते थे। दोनों के बीच पुरानी रंजिश भी थी, सीमा का मसला भी था, और डर ये भी कि कहीं ईरान की सोच इराक में ना फैल जाए। ये सब बातें बढ़ती गई और आखिरकार 1980 में इराक ने ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया। सद्दाम को लगा ये जंग कुछ महीनों की होगी, पर ये 8 सालों तक चली। दोनों तरफ लाखों जानें गई, पूरा इलाका जंग से जल उठा, इकोनॉमी को भारी नुकसान हुआ और एक पूरी पीढ़ी युद्ध में पिघल गई। अरब मुल्कों ने सद्दाम का साथ दिया क्योंकि उन्हें ईरान से डर था। अमेरिका ने भी इशारों में मदद की क्योंकि उस वक्त उसका टारगेट ईरान था। लेकिन ये जंग जीत नहीं लाई, बस थकान लाई। जब जंग खत्म हुई तो इराक के चेहरे पर थकावट थी, लेकिन सद्दाम का रवैया वही था, हम झुकेंगे नहीं। अगर आप किसी पहाड़ी पर चढ़ रहे हो और बहुत ऊपर पहुंच जाए तो नीचे देखने का मन नहीं होता। कभी कभी इंसान को लगता है मैं गिर ही नहीं सकता, लेकिन जिंदगी की सीढ़ी ऐसी है कि ऊपर जाना जितना मुश्किल है, गिरना उतना आसान। दोस्तों, ईरान वाली जंग खत्म तो हो गई, लेकिन इराक अंदर से थक चुका था। पैसा कम, कर्ज ज्यादा, लोग थके हुए और मुल्क को संभालने की जरूरत थी। लेकिन सद्दाम की सोच अलग थी। वो अभी भी खुद को मजबूत अरब लीडर के तौर पर देख रहे थे। उन्हें लगता था कि अगर इराक पीछे हटेगा तो पूरी अरब दुनिया कमजोर पड़ जाएगी, और इसी सोच में आया वो फैसला जिसने सद्दाम का रास्ता पूरी तरह बदल दिया। ईरान जंग में अरब मुल्कों ने इराक को पैसे दिए थे,
उनमें सबसे बड़ा नाम कुवैत। जंग खत्म हुई तो कुवैत ने कर्ज वापस मांगा, लेकिन इराक कह रहा था हमने जंग अरब के लिए लड़ी है, ये कर्ज माफ करो। कुवैत ने साफ इनकार किया। साथ ही साथ इराक का आरोप था कुवैत ज्यादा तेल निकाल रहा है और जानबूझकर तेल की कीमतें गिरा रहा है। इराक को लग रहा था कि ये कदम उनके खिलाफ है। पैसा नहीं आ रहा था और जो पैसा होना चाहिए था वो भी कम मिल रहा था। ऊपर से कुछ रिपोर्ट्स में ये भी आया कि एक मीटिंग में कुवैत के एक बड़े ओहदे वाले ने सद्दाम के बारे में बदतमीजी वाली बात की। कुछ लोग कहते हैं कि बात औरतों पर तंज वाली थी, जिससे सद्दाम का गुस्सा और भड़क गया। सच क्या है कोई नहीं जानता, पर इतना मालूम है कि सद्दाम ने इसको इज्जत का मसला बना लिया। 2 अगस्त 1990 की सुबह दुनिया ने देखा कि इराकी टैंक कुवैत में घुस चुके हैं। कुछ ही घंटों में पूरा कुवैत इराक के कंट्रोल में था। सद्दाम ने कहा कुवैत असल में इराक का हिस्सा है। टीवी पर बड़ी बड़ी बातें, भाषण और इराक में जश्न जैसा माहौल। लेकिन दोस्तों, ये दुनिया इतनी सीधी नहीं होती। अरब मुल्क जो कल तक साथ थे अब खामोश थे, परेशान थे। कुवैत छोटा मुल्क था, लेकिन उसके पीछे सऊदी अरब, यूएई और दूसरे गल्फ मुल्क खड़े थे। सबको लगा आज कुवैत और कल हमारी बारी भी आ सकती है। इसीलिए जो लोग सद्दाम के समर्थन में कल तक ताली बजा रहे थे वो अब उससे दूर खड़े हो गए। ईरान जंग में अमेरिका ने सद्दाम को देखकर सोचा था ये आदमी ईरान को रोकेगा, लेकिन कुवैत पर हमला होते ही अमेरिका की आंखें खुल गई। अब अमेरिका को लगा इराक अब बहुत बड़ा बन रहा है, तेल पर इसका कंट्रोल डेंजरस है, कल को ये सऊदी की तरफ भी बढ़ सकता है। और दोस्तों, सऊदी तो अमेरिका का दोस्त है, इसीलिए अमेरिका ने कहा कुवैत को आज़ाद कराना होगा और बस यही से खेल पलट गया। 1991 में अमेरिका, ब्रिटेन और कई अरब मुल्क साथ आ गए। जंग शुरू हुई, आसमान से बम, जमीन पर टैंक। कुछ ही हफ्तों में इराक को पीछे हटना पड़ा, कुवैत आज़ाद हो गया। पर असली चोट ये नहीं थी, असली चोट अब शुरू हुई। संयुक्त राष्ट्र ने इराक पर सख्त पाबंदियां लगा दी। तेल बेचने की रोक, हथियार खरीदने पर रोक, दवाइयां और सामान लाने में मुश्किल, ट्रांसफर और ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस। इराक का सिस्टम हिलने लगा, बाजार खाली होने लगे, दवाइयां कम होती गई, बच्चे बीमार होने लगे और जनता ने सोचना शुरू किया हमारी सजा क्यों? फैसला तो हुकूमत ने लिया था, यानी एक फैसला पूरे मुल्क के सिर पर पड़ गया। कुवैत युद्ध के बाद इराक के शिया और कुर्द इलाकों में बगावत उठी। लोगों ने विरोध शुरू किया, सड़कों पर नाराजगी आई, लेकिन सद्दाम ने पीछे हटना पसंद नहीं किया। फौज भेजी गई, अपोज करने वाले साइड कर दिए गए। इसी दौर में हला बजा नाम आता है, जहां केमिकल अटैक का इल्जाम लगा। दुनिया ने कहा जुल्म हुआ, इराक ने कहा जंग की मजबूरी थी। तो ये बहस आज तक जारी है। सारे दबाव के बावजूद सद्दाम का रवैया वही था, हम किसी के आगे नहीं झुकेंगे। इस एटीट्यूड में शान भी थी और खतरा भी। कुछ लोग कहते हैं अगर सद्दाम झुक जाते तो इराक बच जाता। दूसरे कहते हैं अगर सद्दाम जैसा कड़क लीडर नहीं होता तो इराक बहुत पहले टूट जाता। और हकीकत बीच में ही है। जिद और नॉन कॉम्प्रोमाइज कभी कभी ताकत भी होते हैं और कमजोरी भी। अमेरिका बदले की सोच में था। दुनिया के मीडिया ने सद्दाम को विलन की तरह दिखाना शुरू कर दिया। और फिर आया वो वक्त जब एक नया बहाना सामने आया, एक ऐसा बहाना जिसने इराक की किस्मत पूरी तरह बदल दी। 9/11 का अटैक। साल था 2001। अमेरिका के न्यूयॉर्क में वो हमला हुआ जो आज भी पूरी दुनिया को याद है। 9/11 जिसे कहा जाता है। 2 बड़े टावर गिर गए, पूरी दुनिया हिल गई, हजारों लोग मारे गए। ये हमला किसने किया? तो अमेरिका ने कहा यह काम आतंकवादी ग्रुप्स ने किया है। मगर इसके बाद जो खेल शुरू हुआ वो सिर्फ दहशत के खिलाफ नहीं था, वो एक पावर गेम थी जिसमें कई मुल्क इस्तेमाल हुए और उन्हीं में से एक मुल्क था इराक। हमले के तुरंत बाद अमेरिका ने ऐलान किया जो हमारे साथ नहीं वो हमारे खिलाफ है। और बस यही से पूरी दुनिया लाइन में लग गई। डर ऐसा था कि बहुत से मुल्क अमेरिका के सामने झुक गए। पहला निशाना बना अफगानिस्तान। उसके बाद अमेरिका ने नजरें घुमाकर देखा और इराक को टारगेट बना दिया। अब सवाल यह है, इराक का 9/11 से क्या लेना देना था?
तो इसका सीधा जवाब ये है, कुछ भी नहीं। लेकिन राजनीति में सच और झूठ से ज्यादा मायने रखता है मकसद। अमेरिका को पहले से सद्दाम पसंद नहीं थे। कुवैत का मामला, अरब में उनकी पोजीशन और तेल का कंट्रोल, ये सब बातें अमेरिका के गले नहीं उतर रही थी। अब बस एक बहाना चाहिए था और वो मिल गया। अमेरिका ने दुनिया के सामने कहा, इराक के पास बड़े पैमाने के विनाश वाले हथियार है, ये दुनिया के लिए खतरा है, यानी केमिकल, न्यूक्लियर और बायोलॉजिकल वेपन्स। दुनिया हैरान थी। कई मुल्कों ने कहा सबूत दो। अमेरिका बोला हमारे पास सिर्फ जानकारी है। भाई कहा तो ऐसे जैसे बस कल सुबह खिड़की खोलकर देख लिया हो कि हथियार रखे हैं। फिर यूएन की जांच टीम भेजी गई। टीम महीनों इराक में घूमी, फैक्ट्रियां देखी, बेस चेक किए, गोदाम खोजे। नतीजा क्या हुआ? उन्होंने बोला कि हमें ऐसा कोई हथियार नहीं मिला। लेकिन अमेरिका ने कहा हमें सबूत नहीं, यकीन है। यानी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ने कहा हम जो बोले वही सच है। और यही असली ग्लोबल पॉलिटिक्स है। कई बार सच नहीं, ताकत फैसले करती है। मार्च 2003 अमेरिका, ब्रिटेन और कुछ और मुल्कों ने इराक पर हमला कर दिया। धरती हिल गई। आसमान से मिसाइलें, टैंकों की आवाजें, बगदाद में दहशत। टीवी पर दिख रहा था शॉक एंड ऑ, यानी बिजली की तरह हमला। कुछ ही दिनों में महल गिर गए, सरकारी दफ्तर खाली हो गए, सेना टूट गई और बगदाद अमेरिका के कंट्रोल में आ गया। तो उस वक्त सद्दाम कहाँ थे? कोई नहीं जानता था। बस इतना सुनाई देता, अमेरिका ने इराक को आजाद किया। लेकिन हकीकत क्या थी? एक पूरा मुल्क बर्बाद हो गया। हुकूमत टूटी, पुलिस व्यवस्था खत्म हो गई, फौज बिखर गई, लोग डरे हुए थे। और जहां कानून नहीं होता वहां लूट मार शुरू हो जाती है। बगदाद की गलियों में सरकारी दफ्तर लूटे गए, म्यूजियम तक बर्बाद कर दिए गए, इतिहास तक चुरा लिया गया और अमेरिकन टैंक सिर्फ देखते रहे। क्यों? क्योंकि उनका मिशन सिर्फ सद्दाम था, इराक नहीं। कई इराकियों ने कहा तुम हमें आजाद करने नहीं आए, तुम हमें तोड़ने आए हो। लगभग 9 महीनों तक सद्दाम नजर नहीं आए। कभी उनकी आवाज आती, कभी कोई वीडियो आता, लेकिन पकड़ नहीं थी। अमेरिका उन पर लाखों डॉलर का इनाम रख चुका था। और आखिर दिसंबर 2003 में खबर आई, सद्दाम को पकड़ लिया गया। वो तिकरीत के पास एक छोटे से भूमिगत ठिकाने में मिले, यानी एक जमीन के नीचे के घर में मिले। थके हुए, कमजोर, दाढ़ी बड़ी हुई। अमेरिका ने यह तस्वीर जानबूझकर दुनिया को दिखाई ताकि दुनिया भरोसा करे तानाशाह हार चुका है। लेकिन कुछ लोग बोले ये इराक की बेइज्जती है, एक लीडर को इस तरह दिखाना। क्योंकि भाई इंसान गिर जाता है, लेकिन इज्जत गिराना दूसरी चीज होती है। फिर एक अदालत बनी, कई इल्जाम लगे, कत्ल के, दमन के। सद्दाम ने कहा यह अदालत नहीं, अमेरिका का खेल है। कई एक्सपर्ट्स बोले ट्रायल नहीं हुआ, बदला हुआ और फैसला आया फांसी। अगर इराक सच में दुनिया के लिए खतरा था तो हथियार किधर गए? अगर अमेरिका सच बोल रहा था तो यूएन की टीम ने कुछ क्यों नहीं पाया? अगर सद्दाम तानाशाह थे तो अमेरिका ने इराक को बाद में क्यों ठीक नहीं किया? और सबसे बड़ा सवाल, किसका फायदा हुआ? अमेरिका ने तेल और इन्फ्लुएंस लिया, इराक बर्बाद हुआ, लाखों लोग मरे। मतलब कहानी साफ है, दुनिया में कौन सही कौन गलत ये ताकत तय करती है। कुछ लोग खुश हुए कि तानाशाह गिर गया, लेकिन बहुत से लोग चुप हो गए क्योंकि उन्हें पता था कि जो सिस्टम आया है वो इंसाफ नहीं लाएगा। और आज 20 साल बाद भी इराक के लोग बोलते हैं सद्दाम सख्त था मगर मुल्क सलामत था। दोस्तों, वक्त कितना भी तेज हो, एक दिन हर सफर खत्म होता है। सद्दाम की कहानी भी आखिरकार उस मोड़ पर आ गई थी जहां इंसान, ताकत और तख्त सब पीछे रह जाते हैं और सिर्फ एक सवाल बचता है, आखिर में आदमी क्या लेकर गया? अमेरिका की फौज ने सद्दाम को पकड़ लिया। मुकदमा शुरू हुआ, कैमराओं के सामने सुनवाई हुई। कुछ महीनों बाद फैसला आया, फांसी। जिस शख्स को कभी दुनिया सबसे ताकतवर नेताओं में गिनती थी, आज उसके लिए सिर्फ एक छोटी सी सेल यानी जेल, एक बिस्तर और एक इंतजार बचा था। कहा जाता है कि फांसी से एक रात पहले सद्दाम देर रात तक जागते रहे, कुरान पढ़ते रहे। ना कोई डर का शोर, ना कोई गुस्से वाली बातें। वो इंसान जो बड़े बड़े जलसों में बिजली की तरह बोलता था, उस रात बिल्कुल खामोश था। शायद जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई उसने पहले ही लड़ ली थी।
मेरे खिलाफ जो फैसला हुआ वो मेरी मर्जी से नहीं था, लेकिन मैं डर कर नहीं जाऊंगा। उस रात ना परिवार था, ना साथ में कोई पार्टी का आदमी, बस एक इंसान अकेला। किसी भी इंसान के लिए सबसे मुश्किल पल यही होता है जब दुनिया छोड़ देती है और जवाब सिर्फ खुद को देना होता है। सुबह दरवाजा खुला, गार्ड अंदर आए, हथकड़ियां लगी और उन्हें जेल के गलियारों से ले जाया गया। वीडियो में देखा गया कि उन्होंने काला कपड़ा चेहरे पर डालने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, मेरी आंखें ढकने की जरूरत नहीं, मैं डर नहीं रहा। अगर इंसान गलत भी हो, हौसला फिर भी हौसला होता है। कुछ लोग वहां मौजूद थे जिनका मकसद सिर्फ एक था, इस पल को दुनिया को दिखाना है। किसी ने ताने मारे, किसी ने नारे लगाए। सद्दाम हुसैन ने सिर्फ एक चीज कही, कुरान की कुछ आयतें, और फिर आवाज आई, अल्लाहु अकबर। और फिर फर्श से जमीन नहीं बल्कि इतिहास हटता हुआ महसूस हुआ। सुबह 6 बजे के करीब सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई। वो दिन था ईद उल अजहा का, जिस दिन दुनिया भर में मुसलमान कुर्बानी करते हैं। इत्तेफाक था या इरादा, ये बहस आज तक चलती है, लेकिन जिस शहर में कभी सद्दाम के पोस्टर लगे होते थे, उस दिन सन्नाटा था। कई लोगों ने खुशी मनाई, कई लोग चुप रहे और कई अपनी जगह बैठकर बोल उठे। हमने एक दौर को गिरते देखा। सद्दाम के बारे में एक राय नहीं है। कुछ लोग कहते हैं सख्त थे, विरोध दबाया, फैसले अकेले लिए, गलत डायरेक्शन में देश को ले गए। और दूसरे लोग ये कहते हैं कि मुल्क को खड़ा किया, इराक को स्ट्रांग बनाया, अरब की इज्जत रखी, बाहरी ताकतों के सामने झुके नहीं। ये दुनिया ऐसी ही है भाई, किसी के लिए हीरो, किसी के लिए विलन। लेकिन एक बात रेयरली कोई झुटला पाता है, सद्दाम के जाने के बाद इराक आज तक खड़ा नहीं हुआ। सद्दाम के बाद इराक आजाद नहीं हुआ बल्कि टूट गया। जंग, दंगे, बम, भूख, डर और बाहरी ताकतों का खेल। उसी इराक में जो कभी पढ़ाई, सड़कों और सुरक्षा में आगे था, आज लोग पानी और दवा के लिए परेशान रहते हैं। कई इराकी आज भी कहते हैं सद्दाम जब था तब मुल्क बेहतर हालत में था। और ये लाइन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा पॉइंट है। हर सख्त लीडर जालिम नहीं होता और हर मीठा बोलने वाला अच्छा नहीं होता। दुनिया की पॉलिटिक्स सिंपल नहीं होती, कभी ताकत वाला सही नहीं, कभी कमजोर गलत नहीं। और सबसे बड़ी बात, जिन मुल्कों में बाहर वाले दखल देते हैं वहां अमन टिकता नहीं। सद्दाम हुसैन की कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं, एक मुल्क की कहानी है जो बाहर की ताकतों और अंदर की जंग में फंसकर बिखर गया। सद्दाम हुसैन चले गए, लेकिन सवाल छोड़ गए। ताकत कितनी सही है? सख्त होना गलत है या हालात मजबूर करते हैं? और क्या एक मुल्क को बचाने के लिए कभी कभी लोहे जैसा दिल चाहिए? इन सवालों के जवाब शायद सबके अलग अलग होंगे और होना भी चाहिए। बस इतना याद रखिए, किसी की कहानी को समझने से पहले उसे पूरा सुन लेना चाहिए, न कि सिर्फ आखिरी सीन देखकर फैसला कर लेना चाहिए। सद्दाम हुसैन की कहानी खत्म हुई, लेकिन इतिहास अभी भी उनसे सवाल पूछता है। और कुछ लोग अब भी आज के हालात देखकर कहते हैं, अगर वो होता, हालात ऐसे ना होते।